हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTTP हेडर्स के बारे में और रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में और स्टेटस कोड्स के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। इसके बाद आपका HTTP कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन ये तीनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो अब तक पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि हमने एक डेटाबेस बनाया था, लोकल डेटाबेस इन मेमोरी। उसके बाद हमने पोस्ट API यूज़ की थी क्रिएट करने के लिए, नया डेटा अपडेट करने के लिए हमने पुट का यूज़ किया था, और हमने गेट का यूज़ किया था डेटा को गेट करने के लिए, और हमने डिलीट का यूज़ किया था डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो हमने बेसिक CRUD ऑपरेशन इसमें कर लिए थे सारे। तो आज हम इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें डीप में थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो ये सब चीज़ें आपने कर ली थी। अब देखो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं, एक चीज़ आपको नहीं बताता हूँ, कुछ मैं रैंडम चीज़ें बताऊँगा HTTP के बारे में जो आपको जाननी चाहिए, वो चीज़ें बताऊँगा। देखो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपको याद हो। देखो पहले मैं आपको सर्वर दिखा देता हूँ, सर्वर चल रहा है आराम से मस्त। ठीक है, सर्वर ये चल रहा है, डेटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है तो देखो जब भी हम रिस्पॉन्स, एक तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में देखो मैंने बताया था रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स के अंदर हमें सारे हेडर्स मिल जाते हैं। ठीक है, नहीं हेडर्स की बाद में बात करेंगे, पहले बताता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर हमें सारे पैरम्स मिल जाते हैं, जो भी हम पैरामीटर भेजते हैं, ये वाले, जैसे ये मिल रहे थे हमें, याद है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये सब मिल जाते हैं। इसी तरह हमें रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर हमें क्वेरी स्ट्रिंग मिल जाती है, जो भी हम क्वेश्चन मार्क लगा के भेजते हैं अपने URL में। ठीक है, वो मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमें बॉडी मिल जाती है। ठीक है, बॉडी मिल जाती है। इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स के अंदर हमें हेडर्स मिलते हैं सारे। अब ये चार चीज़ें रिक्वेस्ट के अंदर होती है मेनली। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो हमें देख ही चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हेडर्स क्या होता है, ये क्या होते हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में क्या होता है। तो देखो जब भी कोई भी आप API कॉल करते हो ना, तो जो भी आपका क्लाइंट होता है, क्लाइंट का मतलब है कि जैसे इस केस में ब्राउज़र है, ब्राउज़र से हम API कॉल हिट मार रहे हैं, और इस केस में हमारा पोस्टमैन है, जैसे हमने पोस्टमैन से हिट मारी। ठीक है, तो कुछ ना देखो ये जो रिक्वेस्ट गई, इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट का मेथड, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट का URL, और इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट की बॉडी, और इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट के हेडर्स। तो कुछ ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है हेडर्स ये सेट कर देता है। यहाँ पे देखो ये सब सेट कर दिया इसने बोला पोस्टमैन टोकन, ये तो कुछ नहीं है। कंटेंट टाइप इसने बता दिया, कंटेंट टाइप किस तरह का कंटेंट है वाला। ठीक है, और कंटेंट की लेंथ क्या होगी अभी कैलकुलेट नहीं हुई है, जब हम सेंड करेंगे तब कैलकुलेट होती है। देखो अब मैंने सेट किया। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट लेंथ यहाँ पे 276 आ गई। ठीक है, तो मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ। देखो यूज़र एजेंट है एक, तो ये हेडर ना बेसिकली डिफ़ॉल्ट हेडर्स होते हैं, ये अपने आप ही सिस्टम सेट कर देता है हेडर्स को। ठीक है, मतलब जब आप ब्राउज़र से मारोगे, जैसे पोस्टमैन रन टाइम है ना, पोस्टमैन ने इसको हिट मारी है, तो सर्वर को पता चल जाएगा यूज़र कौन है, पोस्टमैन है कौन है। अब जैसे अगर इसके केस में देखें, अगर ये हिट हम ब्राउज़र से मारते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो देखो क्या होगा। ये तो रिस्पॉन्स का हेडर है और ये रिक्वेस्ट का हेडर है, इस तरह दोनों हेडर होते हैं। देखो इसमें आया कहाँ है यूज़र एजेंट, देखो कौन है, मोजिला। ठीक है, ये वाली मशीन है, इसने हिट मारी है। ठीक है, तो ये पता चल जाता है हमें। ठीक है, इसी तरह कुछ डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, ये सब डिफ़ॉल्ट हेडर सेट होते हैं, तो ये हेडर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस हेडर के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर मिल जाते हैं। सिमिलरली रिस्पॉन्स के अंदर भी हेडर्स होते हैं, रिस्पॉन्स हेडर्स भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, रिस्पॉन्स के साथ अगर हेडर्स की बात करें हम, तो जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, जैसे इसके साथ भी हेडर्स आते हैं कुछ, जैसे कि रिस्पॉन्स आया हमारा, कंटेंट की लेंथ बता दी उसने 276। ये 276 ये स्ट्रिंग, मतलब ये पैकेट की लेंथ है, इसको छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो सर्वर ने भी कुछ बातें बताई है, तो बेसिकली जो हेडर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से सर्वर और जो क्लाइंट है वो कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं उस HTTP रिक्वेस्ट के बारे में। ये मेटा डेटा होता है बेसिकली, उसके बारे में रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो सर्वर ने क्या बताया कि भाई X पावर्ड बाय, इसने बोला कि ये पावर हम एक्सप्रेस सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे पता चल गया, इस सर्वर ने बता दिया क्लाइंट को। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्स हेडर में दिख जाएगा एक्सप्रेस सर्वर। देखो ये दिख गया आपको, X पावर्ड बाय एक्सप्रेस। ठीक है, ये आ गया, और ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आ गया। ठीक है,
तो ये इसने भेज दिया। अब रिस्पॉन्स के बारे में एक दो चीज़ और बताता हूँ। देखो कोई भी एपीआई है ना, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। कोई भी अगर एपीआई कॉल होती है HTTP, उसको ना उसको लास्ट में हमें भेजना ज़रूर होता है, मतलब क्लाइंट को सेंड ज़रूर करना होता है। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ ना दो तीन चीज़ आती है। जैसे मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, एक तो जेसन तो ऊपर है ही हमारे पास, इसी तरह आता है सेंड भी आता है। सेंड के अंदर आप क्या करते हो, सेंड के अंदर आप कुछ भी भेज सकते हो। सेंड के अंदर मैं स्ट्रिंग भी भेज सकता हूँ, हेलो, जैसे मैंने स्ट्रिंग भेज दिया, ठीक है। अब देखना क्या होगा। जैसे अगर मैंने स्ट्रिंग भेजा, इसको मैं पहले मैं इसको भी हटा देता हूँ। अभी इसको हटा देता हूँ। देखो अभी जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ना, इसमें देखो क्या रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। देखो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हमने जो भेजा था कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, इसने बताया था कि जेसन टाइप की रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम पूरा टू डू भेज रहे थे, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सेंड कर देता हूँ और मैं इसमें यहाँ पे हेलो भेजता हूँ, हेलो यहाँ भेजता हूँ, ठीक है। तो अब देखना वो चेंज कर देगा। अब मैं दोबारा से हिट मारूंगा, ये कंटेंट टाइप चेंज हो जाएगा। अब देखो कंटेंट टाइप क्या भेज दिया उसने, HTML, क्योंकि वो उसको HTML की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं ना। देखो तो HTML ही बन जाएगा ना, ये HTML है। अगर आप एलिमेंट देखोगे तो हेलो HTML मान के चलता है, ठीक है, ब्राउज़र। तो इसने बोला कि HTML टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसी तरह जब हम यहाँ से कुछ भी दो मेन मेथड होते हैं। एक तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन होता है, जिससे हम डायरेक्टली जेसन ही भेज देते हैं, और दूसरा होता है रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम कुछ किसी तरह का भी डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। सेंड के अंदर ही मैं ये भी भेज सकता हूँ, जेसन भेज सकता हूँ सेंड के अंदर ही। अगर मैंने इसके अंदर भी टू डू भेज सकता हूँ मैं, तो जैसे भेजूंगा, क्योंकि टू डू क्या है, अपने आप में एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, तो जेसन सेट कर देगा इसके लिए भी। अब मैं जैसे भेजूंगा तो इसको ये देखो जेसन सेट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह, और जो सर्वर होता है वो ये बताता है कि जो डेटा है कितना बड़ा डेटा है, 276, ठीक है। तो ये 276 पैकेट की लेंथ होती है। पैकेट्स जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, TCP कनेक्शन में पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसकी लेंथ इसने बताई है कैलकुलेट करके, इतनी देर लगेगी सेंड होने में, ठीक है, इतने पैकेट्स हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हम और करते हैं सिक्योरिटी के लिए, कभी भी ना ये हम चीज़ रिवील नहीं करते। अगर हम क्लाइंट को हम क्यों बताएंगे कि हम एक्सप्रेस सर्वर यूज़ कर रहे हैं, या हम नेस्ट.js यूज़ कर रहे हैं, या हम कोई जावा सर्वर यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट को क्यों बताएं, हम रिवील नहीं करना चाहिए ना। तो हम एक काम और करते हैं हमेशा, जो रियल ऐप में क्या करते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं। ऐसे मैंने किया, और इसको हम ऐप में आप कहीं भी लिख दो, ऊपर ही लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला ऐप डॉट डिसेबल, आई थिंक डिसेबल होता है, डिसेबल्स पावर्ड बाय किया। अब देखो हिट मारते हैं एक्सप्रेस, देखो अब एक्सप्रेस नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, अभी एक्सप्रेस नहीं आ रहा। अगर इस लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा तो एक्सप्रेस वो बताने लग जाएगा क्लाइंट को, ठीक है। देखो अब बता दिया इसने एक्सप्रेस है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ रिवील नहीं करनी है, तो हमें ये हमेशा इसको डिसेबल कर देते हैं रियल एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ होगी एक और, ओके। अब जो अगर देखो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर हम रिस्पॉन्स में, जैसे इसको ये मैंने भेजा टू डू, कुछ भी भेजा, हमेशा आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, कुछ भी करोगे ना, लास्ट में आपको रिस्पॉन्स डॉट करके ही भेजना है। मतलब रिस्पॉन्स डॉट सेंड भेजोगे या जेसन भेजोगे, उसमें आपको डेटा क्लाइंट को भेजना है। अगर आप कुछ भी नहीं भेजना चाहते ना, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दो। एंड ये क्या करेगा, उसको HTTP रिक्वेस्ट को एंड कर देगा ये बेसिकली। तो ये आपको जरूर करना है। 3 चीज़ होनी चाहिए आपको, मतलब लास्ट में आपको या तो क्लाइंट को कुछ भेजोगे, या फिर आप रिस्पॉन्स को एंड कर दोगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये जो क्लाइंट है ना, वो वेट करता रहेगा रिस्पॉन्स की। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर मैंने अभी देखो यहाँ से मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है, और तो मैं अगर हिट मारता हूँ इसमें, तो क्लाइंट देखो बस वो तड़पता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। देखो वेट कर रहा है क्लाइंट, ठीक है। अब मैं नेटवर्क में चेक करता हूँ, रुक जाओ, फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये देखो पेंडिंग है, ये देखो पेंडिंग स्टेटस है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हिट मारता हूँ इसको, तो देखो यहाँ भी ये सेंडिंग रिक्वेस्ट, ये बेचारा क्लाइंट है ना, ये तड़पता ही रहा, तो आपका सर्वर हैंग रहेगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, नए बच्चे गलती कर देते हैं। तो हमेशा आपको इसको हमेशा सेंड करना है। अगर आप कुछ सेंड नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट उसको एंड कर दो, रिक्वेस्ट को एंड कर दिया यहाँ पे, देखो एंड कर दिया, अब वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब उसको देखो, अब उसको जैसे एंड कर दिया, अब वो ठीक हो गया वो, ठीक है। यहाँ पे भी अब हो गया, इसका एंड हो गया, अब वो आराम से काम करेगा। अब वो कुछ उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, देखो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया अभी इसके पास, ठीक है, लेकिन वो एंड
एंड कर दिया हमने, जैसे इसके पास भी रिस्पॉन्स देखोगे कुछ नहीं आया रिस्पॉन्स, क्योंकि हम कुछ भेज नहीं रहे हैं यहाँ पे, हमने रिस्पॉन्स को एंड कर दिया सिर्फ, ना तो हम कुछ सेंड कर रहे हैं, ना हमने कुछ जेसन ना टाइप का डेटा सेंड किया, लेकिन हमने एंड कर दिया, तो वो रिक्वेस्ट वहीं ख़त्म होगी, बट ख़त्म करनी ज़रूरी होती है रिक्वेस्ट, ठीक है गाइज। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है स्टेटस कोड, ठीक है। तो स्टेटस कोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटस कोड यहीं पे लिख के आपको दिखा देता हूँ मैं। स्टेटस कोड का मतलब होता है कि जब आप सर्वर से कुछ भेजते हो ना, तो देखो आपको जैसे यहाँ पे मिला, देखो ये देखो सर स्टेटस कोड है 200 मिला ना आपको, 200 मिला सर स्टेटस कोड। ये ना ये आपको एज ए मतलब आपको बैकएंड डेवलपर आपको स्टेटस कोड जरूर मेंटेन करना चाहिए, जरूर भेजना चाहिए आपको स्टेटस कोड, ठीक है। उससे क्या रहता है कि जो आपका क्लाइंट है ना, उसको पता चल जाता है कि उस आपकी HTTP रिक्वेस्ट के साथ एग्जैक्ट क्या हुआ, क्योंकि आप ना कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट को नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। तो कुछ ना कुछ कैटेगराइज कर रखा है इन्होंने कोड्स को, कि आपको अगर इस तरह की कैटेगरी की एरर आती है तो आप वो कोड दोगे। इसमें हम कोड भेजते हैं सिर्फ, हम सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को कभी नहीं बताते कि अंदर क्या बग आया है, क्या कुछ क्रैश हुआ है, कुछ अगर एरर आई है, कुछ भी आई है, तो हम क्लाइंट को कभी नहीं बताते कि उठा के पूरा एरर दे दिया क्लाइंट को। ऐसा नहीं करना है, उससे आपका जो सर्वर है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, कोई हैकर उसका यूज़ कर सकता है, उसको आपके फील्ड्स का नाम पता चल सकता है, उसको कुछ अंदर की बातें पता चल सकती है अगर आप एज इट इज़ एरर उसको भेज दोगे। तो हमेशा जो एरर कोड होते हैं ना, एरर कोड की मैपिंग हम करके रखते हैं। तो जो आपको मैं मेन एरर जो स्टेटस कोड बता देता हूँ, मेन क्या होते हैं स्टेटस कोड, उस स्टेटस कोड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। देखो स्टेटस कोड आपको मेन बताता हूँ। 200 की एक सीरीज़ होती है, इनकी सीरीज़ इसको बोलते हैं 200XX बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सीरीज़ है, एक होती है 200XX सीरीज़, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब मैंने बोला इसके बाद एक है 3XX सीरीज़, ठीक है, और एक आया हमारा मान लो 4XX सीरीज़, ठीक है, एक हमारी 5XX सीरीज़, ठीक है। देखो अब इनमें ना मेन चलते हैं कि मेन में क्या होता है, ठीक है। तो 200 जो होती है ना, जैसे इस सीरीज़ का मतलब है, इस सीरीज़ में कौन कौन से आते हैं, 200 आता है हमारा और 201 आता है, मेनली ये आते हैं। तो जो 200 है ना, 200 का मतलब है ओके, मतलब एवरीथिंग ओके, ठीक है, एवरीथिंग ओके, मतलब आपने कुछ काम बताया सर्वर को, सर्वर ने ओके अच्छे से कर दिया, सब बढ़िया रहा, तो ये आपका होता है 200। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 200 भेजना है। 200 का मतलब है कि ओके हुआ है, रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुल हो गई है, जो भी आपने बोला था, ठीक है। 201 स्पेशली क्रिएट करते हैं ना, जब सक्सेसफुली क्रिएट होती है कोई नया डेटा तब होता है। तो अगर आप देखोगे तो पोस्ट में देखो, मैंने यहाँ पे यूज़ किया होगा, पोस्ट का है, पोस्ट में 201 यूज़ किया, ये पोस्ट है तो 201, ठीक है। और जो स्टेटस कोड होते हैं ना, उनको हम रिस्पॉन्स डॉट ऐसे भेजते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिख दो तो वो स्टेटस कोड मिल जाएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी आपका डेटा वेटा भेजना है उसके बाद भेजना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के साथ हम स्टेटस कोड भी भेजते हैं, हमेशा इस तरह भेजते हैं, ठीक है। तो 201 होता है जब डेटा क्रिएट किया जाता है, ये होता है। मैं आपको मेन बता देता हूँ, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कई बार। 200 है वो 201 है, वो क्रिएट के लिए होता है, ठीक है। 204 होता है कि आपकी रिक्वेस्ट तो ठीक थी लेकिन आपका डेटा नहीं है, कोई नो डेटा, मतलब नो डेटा, आपने रिक्वेस्ट आपकी ठीक थी बट डेटा नहीं मिला, ठीक है। ये होता है आपका 204 होता है, ठीक है। अब आता है 300 पे आता है, 301 पे आता है कि 300 मेनली होता है, 301 के लिए होता है कि आपका डेटा मूव हो गया कहीं, डेटा मूव्ड, अगर उसके केस में ये वाला होता है, ये इंटरव्यू में पूछ ली जाता है कई बार, ठीक है। 301 में और 304 में होता है कि नॉट मॉडिफाइड, मतलब कि आपने कोई एक रिक्वेस्ट मांगी थी सर्वर से पहले और आपने दोबारा से फिर वो रिक्वेस्ट मांगी, तो वो डेटा ना मॉडिफाइड नहीं होता है कोई भी, मतलब डेटा कुछ चेंज नहीं हुआ, तो सर्वर बोलता है कि भाई कोई डेटा मॉडिफाइड नहीं हुआ, सेम डेटा ही है पहले वाला। तो उसके केस में क्या होता है, ब्राउज़र अपने आप ही कैशिंग से उठा लेता है वो डेटा, तो बार बार भेजने की जरूरत नहीं होती, सर्वर इसको ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है, तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, वो बताऊंगा, तो उसमें ई टैग्स वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये 304 है नॉट मॉडिफाइड, मतलब सेम डेटा आप दोबारा रिटर्न कर रहे हो एक ही API से बार सेम। तो 300 भी हो गई है। और अब आता है 400 की सीरीज़ है। 400 की सीरीज़ में क्या होता है, बेसिकली 400 में 400 होता है बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड है। बैड रिक्वेस्ट का मतलब है कि क्लाइंट ने जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, आप जो सर्वर को चाहिए थी वैसी रिक्वेस्ट नहीं भेजी, आपने कुछ गलत कर दिया, कुछ उसमें गड़बड़ भेज दी, तो ये होती है बैड रिक्वेस्ट 400 पे। अगर किसी ने गलत
तरीके से API कॉल करिए तो उसको बैड रिक्वेस्ट में 400 हम स्टेटस कोड रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 401। 401 में क्या होता है, अनऑथराइज्ड होता है। 401 में अनऑथराइज्ड का मतलब है कि जो आप रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहे हो ना, उसकी ऑथेंटिकेशन अभी नहीं कर पाए आप, ऑथेंटिकेट नहीं हो आप उसके लिए भी, ठीक है। और ओके, तो आप ये नहीं किया तो, और 403 आता है नेक्स्ट। 403 में क्या होता है, फॉरबिडन होता है। फॉरबिडन मतलब कि आप ऑथेंटिकेटेड तो कर रखे हो, पर लेकिन आप वो एक्सेस नहीं कर सकते, आपको राइट्स नहीं है उसके, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ के 403 में। और उसके बाद आता है 404, उसके बाद आता है 404 स्टेटस कोड। 404 में आता है नोट फाउंड। ठीक है, तो मतलब रिसोर्स आपको नहीं मिला है, रिसोर्स फाउंड नहीं हुआ है, तो 404 आती है, ठीक है। इसके बाद आता है 500 की सीरीज आते हैं। 500 की सीरीज में आता है कि अगर 500 अगला आता है 500 स्टेटस कोड हम जब देते हैं जब इंटरनल सर्वर एरर के लिए, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर का मतलब होता है कि मतलब सर्वर में कुछ भी गड़बड़ हुई, आप उठा के 500 दे दो कि भाई सर्वर में कुछ सर्वर हैंग हो गया, या कुछ टाइम आउट हो गया, या कुछ एरर आ गई, कुछ कैच उसमें एरर कैच कर लिया, कुछ भी इस तरह की चीज़ आ गई, उसमें आप 500 उठा के दे दो। इंटरनल सर्वर एरर भाई कि हम बताएंगे नहीं क्या दिक्कत आई है क्लाइंट को, बट हमारे सर्वर में कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है। ये होता है ये वाला ये होते हैं 500, ठीक है। नेक्स्ट आती है 502, ठीक है। 502 आती है बैड गेटवे की। बैड गेटवे, इसका मतलब है बैड गेटवे बोलता है कि कई बार क्या होता है, एक जो रिक्वेस्ट है ना, जैसे आप जो रिक्वेस्ट है वो कहीं और से आ रही होती है, मतलब एक सर्वर दूसरे सर्वर को कॉल कर रहा होता है, कहीं दूसरी जगह से कॉल आ रही होती है, तो वहाँ से उस सर्वर ने गड़बड़ कर दी कुछ। हमारा सर्वर तो ठीक था, बट पीछे से कुछ गड़बड़ होगी उस सर्वर में, ठीक है। तो वो 502 दे देंगे भाई। बैड गेटवे का मतलब है कि हमारा और दूसरी सर्विस है वो डाउन है, कुछ वो है वाली, ठीक है। मतलब पीछे से हमारे सर्वर ने दूसरे ने गड़बड़ कर दी। अब तीसरा होता है 503 सर्विस अनअवेलेबल। अब मान लो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, बहुत सारे सर्वर चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये बोलता है कि सर्विस अनअवेलेबल मतलब अगर कोई एक सर्विस डाउन हो रखी है, कोई दूसरी, जैसे आप पेमेंट, मान लो आपने अभी कोई ऐप है उसमें आप पेमेंट सर्विस अलग है, तो पेमेंट सर्विस डाउन है मान लो, तो आपको पता है कि पेमेंट सर्विस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, डाउन चल रही है, तो आप बोलोगे 503 कि भाई सर्विस अनअवेलेबल है हमारी, और उसमें आप लिख के दे दो कि पेमेंट सर्विस अनअवेलेबल, बस इतना। आप पूरी डेटा ये सब निकाल के नहीं दोगे, ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं जिससे कि हम ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली स्टेटस कोड भी एक पार्ट है, जैसे हेडर इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कुछ HTTP रिक्वेस्ट के साथ में, उसी तरह स्टेटस कोड भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी होगी है। अब ये मेनली आपकी HTTP इसमें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कोरस कैसे करते हैं, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कैसे करते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बट आपकी बेसिक जो HTTP रिक्वेस्ट का जो सब कुछ है वो आपका हो गया है, और आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ लेना। ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं कि स्टेटस कोड किसके लिए होता है। तो जैसे 200 हमेशा ओके के लिए होता है, पॉजिटिव के लिए। 300 एक मतलब मॉडिफाई डेटा मूव्ड और नॉट मॉडिफाइड के लिए होता है, और 400 हमेशा क्लाइंट की एरर की वजह से होता है, और 500 हमेशा सर्वर की एरर की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनका ध्यान रखना। तो इतना ही था आज की वीडियो में, और अब भी HTTP हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसमें ट्राई करके देख लेना। इस कोड को मैं सर्वर पे उस पर डाल दूंगा गिटहब पे, आप ये भी इसके साथ खेल के देख सकते हैं, या फिर आप अपना खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।